नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की कहानी, आज की स्टोरी भारतीय राजनीति के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्टोरी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि देश की नरेंद्र मोदी सरकार जिन चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बल पर टिकी हुई है, या यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री, जिन तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर, चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों के समर्थन पर टिकी हुई है, उन चंद्रबाबू नायडू के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि वह कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के संपर्क में है। जी हां, ये दावा किया जा रहा है और ये दावा इस देश के एक बड़े दिग्गज राजनेता ने किया है, इस देश के एक महत्वपूर्ण राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है, और इसने भारतीय राजनीति को, भारत की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। देश में किस तरह का राजनीतिक हालात, राजनीतिक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और क्या कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश की राजनीति में घटित हो रही है, और चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी अगर एक दूसरे के संपर्क में है तो उसका असर आने वाले दिनों में किस तरह से भारत की राजनीति पर पड़ सकता है। इन तमाम तथ्यों को एक एक करके इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ करूंगा। अगर आपने अभी तक युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। और अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की एक बड़ी स्टोरी पर। राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू क्या एक दूसरे के संपर्क में हैं? और अगर वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं तो फिर उन दोनों के बीच में कहा जाता है ना कि क्या कोई राजनीतिक खिचड़ी बन रही है, और क्या कोई राजनीतिक खिचड़ी बन रही है तो क्या ये मोदी सरकार की स्थिरता को एक तरह से हिलाने वाला हो सकता है, या इसका असर आने वाले देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव पर पड़ सकता है। इन तमाम तथ्यों की जानकारी देने से पहले जरा मैं आपको बता देता हूं। कुछ दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन में शामिल 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों के नेता सड़क पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो संसद भवन से मार्च करते हुए चुनाव आयोग जाना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने इस बात की इजाजत उनको नहीं दी और उसके बाद सड़कों पर किस तरह का दृश्य दिखाई दिया, कैसे उनको हिरासत में लिया गया, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, अखिलेश यादव को, तमाम दिग्गज नेताओं को, और कुछ घंटों बाद किस तरह से छोड़ दिया गया, और बाद में शाम को किस तरह से एक डिनर बैठक हुई जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद मौजूद रहे। और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अपने इस अभियान को लेकर उतरने जा रही है। वोट चोरी को राहुल गांधी इस देश का एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, और इस बीच में अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जो चुनाव आयोग द्वारा SIR अभियान चलाया जा रहा है, विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान, उसका विरोध करते हुए राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में अपनी वोट अधिकार यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। 3 चरणों में यात्रा होगी, बिहार के 30 जिलों को कवर करेगी, और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार और उम्मीदवार है, वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। कुल मिलाकर 13 से 15 दिनों के बीच का यह दौरा होगा राहुल गांधी का बिहार का। तो बिहार की सियासत को तो गरमा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करके अपने वोट चोरी अभियान को लेकर एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन चलाने का एक तरह से खाका तैयार कर लिया है। उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने जो तय किया, आगे बताऊंगा कि चंद्रबाबू नायडू किस तरह से इस सीन में आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो तय किया कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त की रात को देश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस का आयोजन करेगी। देश के सभी जिला मुख्यालयों में 14 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता दिवस को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अपने सरकार की उपलब्धियों को देश की जनता के सामने रखेंगे। उससे एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी देश के तमाम जिलों में इस तरह से लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकालेगी, और इसके साथ ही देश के सभी राज्य मुख्यालयों में 22 अगस्त से 7 सितंबर तक वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में मताधिकार को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने का भी फैसला किया है। 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाने की तैयारी की जा रही है। तो राहुल गांधी सड़क पर उतरकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं।
ये बात भी सही है कि नरेंद्र मोदी अपने संवैधानिक जीवन काल में पहली बार एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और जितनी बार मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों का बहुमत था। 14 में प्रधानमंत्री बनकर वो देश की राजधानी दिल्ली आए तो भी बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत था। 2019 में जब दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने तो भी भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दम पर बहुमत था, लेकिन 2024 में खेल खराब हो गया। भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पर पहुंच गई। बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए, बहुमत से 32 कम। और उसके बाद से नरेंद्र मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू यानी तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसदों, नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसदों के बल पर टिकी हुई है और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी जैसे नेताओं के सांसदों के बल पर भी नरेंद्र मोदी सरकार टिकी हुई है। और ऐसे में अगर इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है, तो फिर निश्चित तौर पर देश की राजनीति का गर्मा जाना तो लाजिमी है। और यह खुलासा किसने किया है? यह खुलासा किया है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मुखिया जगन मोहन रेड्डी ने। जी हां, उसी आंध्र प्रदेश के नेता जिस आंध्र प्रदेश में इन्हीं वाईएसआर को हराकर, जगन मोहन रेड्डी साहब को हराकर, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को हराकर चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन वहां सत्ता में आई, तेलुगु देशम पार्टी वहां सत्ता में आई। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मुखिया एक्स सीएम जगन मोहन रेड्डी ने यह आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू है। आपको यह बता दूं कि जगन मोहन रेड्डी इससे पहले, अपनी पार्टी बनाने से पहले, अपना राजनीतिक दल बनाने से पहले वो एक जमाने में कांग्रेस में भी रह चुके हैं और कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का गठन किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ा, उनके पिता भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो एक सहानुभूति लहर में उनको वोट मिला, सत्ता में आ गए, सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन पिछले चुनाव में आंध्र प्रदेश की जनता ने उन्हें हराकर सत्ता से बाहर कर दिया, चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजनीति में आज भी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका वो निभा रहे हैं और उनका यह कहना कि इस देश का जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, उनका यह कहना कि इस देश के सबसे बड़े विपक्षी गठबंधन के अब तो सर्वमान्य एक तरह से नेता हो गए हैं राहुल गांधी, वो उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े मजबूत स्तंभ है, उन चंद्रबाबू नायडू साहब के संपर्क में। ये अपने आप में एक बड़ा, और इसको जगन मोहन रेड्डी ने जोड़ा किससे? राहुल गांधी जो वोट चोरी को लेकर अभियान चला रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी का लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि आप पूरे देश की वोट चोरी का जिक्र करते हो, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो आंध्र प्रदेश में जो वोटों की गड़बड़ी हुई उसके बारे में बताना क्यों भूल जाते हैं? यानी जगन मोहन रेड्डी अपने राज्य की राजनीति को भी सामने ला रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जगन मोहन रेड्डी ने बाकायदा बुधवार को यह आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में मतदान संबंधी विसंगतियों यानी गलतियों, त्रुटियों, कमियों जो भी कह लीजिए, इस पर इसलिए बोलने से बचते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं एन चंद्रबाबू नायडू वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जरिए हॉटलाइन पर उनसे संपर्क में। आपको बता दूं कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, रेवंत रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं और जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के जरिए चंद्रबाबू नायडू हॉटलाइन से राहुल गांधी के संपर्क में है। रेड्डी ने आगे कहा कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के बारे में बात क्यों नहीं करते? केजरीवाल खुद विधायक का चुनाव हार गए, राहुल गांधी आंध्र के बारे में बात नहीं करते क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री, एक बार फिर से वो दोहरा रहे हैं, रेवंत रेड्डी के जरिए हॉटलाइन पर उनसे संपर्क में है। तो मैं राहुल गांधी के बारे में क्या कहूं जो खुद ईमानदार नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं रेड्डी? जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि दिल्ली में वोट चोरी की बात करते हुए राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में घोषित और गिने हुए वोटों के बीच कथित तौर पर जो आरोप को लगा रहे हैं 12.5 यानी 12.5% के अंतर का जिक्र क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दिल्ली में वोट चोरी की बात करते हैं लेकिन आंध्र प्रदेश में जो गड़बड़ी हुई उसका वो जिक्र नहीं करते, जानबूझकर उसका वो जिक्र नहीं करते। तो राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए जगन मोहन रेड्डी ने यह खुलासा कर दिया। वैसे तो जगन मोहन रेड्डी के इन आरोपों को
राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की कड़ी में जोड़कर एक तरह से खारिज किया जा सकता था, नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन देश की राजनीति बहुत ही एक दिलचस्प मोड़ पर आ गई। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 21 अगस्त उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख है और अगर एक से ज्यादा वैध उम्मीदवारों ने पर्चा भरा तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। एनडीए के घटक दलों की जो बैठक हुई संसद भवन परिसर में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो एनडीए में शामिल घटक दलों के जो फ्लोर लीडर्स है उनकी बैठक हुई। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, इन तीनों नेताओं ने बैठक ली और उस बैठक में कुछ दिन पहले ये बैठक हुई थी और उसमें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने का जो अधिकार था वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि केंद्रीय मंत्री भी है जेपी नड्डा को दे दिया गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव जिताने के लिए निश्चित तौर पर अब बीजेपी जिसको अपना उम्मीदवार चुनेगी उसको चुनाव जिताने लायक बहुमत एनडीए गठबंधन के पास है। मैं फिर से जिक्र कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है लेकिन एनडीए गठबंधन के पास है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद वोट करते हैं और ये गुप्त मतदान प्रणाली के जरिए होता है, यानी किस सांसद ने किस उम्मीदवार को वोट किया इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। राजनीतिक दलों को भी इसके बारे में पता नहीं लगता और राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए अपने सांसदों को व्हिप भी जारी नहीं कर सकते और इसलिए चंद्रबाबू नायडू की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे चंद्रबाबू नायडू की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये मैं आंकड़ों के जरिए आपको समझा देता हूं। लोकसभा की जो कुल सांसदों की संख्या 543, राज्यसभा के कुल सांसदों की संख्या 245 है। इन दोनों सदनों को मिला लिया जाए, जैसा कि मैंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद वोट करते हैं, तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 788 पर। अब 788 में से आधे से एक वोट अधिक चाहिए, यानी एनडीए गठबंधन को अपना उपराष्ट्रपति बनाने के लिए 395 वोटों की जरूरत है और इसमें से बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी आज की तारीख में एनडीए गठबंधन के पास है। लोकसभा में उनके पास 293 है, राज्यसभा में 133 है, 426 है। लेकिन जब घटक दलों पर चले जाते हैं 426 वोट अभी है उनके पास सांसद, 395 की जरूरत है, यानी सिर्फ 31 सांसदों का बहुमत है और इसमें से तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू के पास लोकसभा में 16, राज्यसभा में 18 सांसद है। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के पास लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 4 यानी 16 सांसद है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की बात कर ली जाए तो लोकसभा में 7, राज्यसभा में 8 सांसद है। अजीत पवार के पास लोकसभा में 1, राज्यसभा में 3, 4 सांसद है, यानी 46 सांसद है। और ये तमाम नेता किन्हीं न किन्हीं वजहों से नाराज है। नीतीश कुमार को अभी तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, इस वजह से वो थोड़े से नाराज चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अजीत पवार की पार्टी के विधायकों के लगातार मंत्री पद छुड़वाए जा रहे हैं, विभाग बदला जा रहा है, इस वजह से उनकी अपनी नाराजगी की खबर है। शरद पवार का अपना एक अलग फैक्टर है और ऐसे में अगर ये खबर आती है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है तो ये उपराष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ा खेला होने की आशंका पैदा हो गई है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस खबर से सख्ते में तो आ गई है। लेकिन ये खबर क्या ये सिर्फ आरोप है या वाकई इस खबर में सच्चाई है, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जगन मोहन रेड्डी के बयान ने भारतीय राजनीति को गरमा दिया है, ये बात तो बिल्कुल तय है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी।